तो देखिए जरा, हम शुरुआत करते हैं उदाहरण नंबर 9 से। पहले एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल 9 क्या कहता है, देखिए जरा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो इस जो प्रश्नावली है, चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 1.2, उसमें दो टाइप के सवाल है। एक टाइप आपका देखिए, जो टाइप है वो टू टाइप्स के सवाल हैं। एक तो आपको इस टाइप का आएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है, √11 हो सकता है, √13 हो सकता है ना, इस टाइप के सवाल रहेंगे। दूसरा जो है, कोई भी रैशनल नंबर में से कोई भी संख्या घटा दे, जोड़ दे, है ना। तो जैसे 3 + 2√5 हुआ, 3 - 5√2 हुआ, है ना, 7√2 हुआ, 2√5 हुआ, इस टाइप के सवाल आएंगे। तो दो पैटर्न है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी कि लंबा है, थोड़ा सा उसमें लिखना ज्यादा पड़ता है। ये है, ये ज्यादा नहीं होगा, एक पेज में हो जाएगा समाप्त, है ना। तो दो टाइप के देखेंगे हम। पहले इस टाइप। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर आपने एक टाइप का, आपको √3 का समझ में आ गया सवाल, यानी कि एक एग्जांपल समझ में आ गया, तो इस प्रकार के आप हर सवाल कर पाएंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको बस एक ही लाइन, √3 है तो √3 लिखना पड़ेगा, √2 है तो √2 लिखना पड़ेगा, बाकी सेम बिल्कुल एक भी लाइन इधर से उधर नहीं होगी। ये बात आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लें। यानी कि मैं कहने का चाह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि आपने अगर एक सवाल आपको आ गया है, जैसे √3 का जो हम पहला बता रहे हैं, तो आपको इस टाइप के सारे सवाल बन जाएंगे, आपसे बिल्कुल भी चेंजेस उसमें नहीं करना है ना। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें एक सवाल बन जाता है तो हम उस प्रकार के, जैसे √3 का मैंने आपको समझ में आ गया, तो √2 का, √7 का, √11 का, √13 का, है ना। इस प्रकार आप किसी का भी आप बिल्कुल निकाल पाएंगे। हाँ, सेकंड टाइप जो है, ये फर्स्ट टाइप है आपका, और ये सेकंड टाइप। जो सेकंड टाइप है उसका भी अगर एक सवाल आपने समझ लिया तो सेम है बिल्कुल। थोड़ी सी संख्याओं का उधर, जैसे हम स्क्वायर वगैरह करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल सेम मेथड है, लिखना वही है सब कुछ, है ना। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे दिया है हमें कि √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √3 की बात जब हो रही है तो क्या है, रैशनल नंबर है, उसको हमें प्रूव करना है कि वो कैसे है। तो देखिए, जैसे हमसे कहा √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके अपोजिट मान लेते हैं, है ना, अज्यूम कर लेते हैं कि जो √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने माना √3 जो है वो √3 एक परिमेय संख्या है। जब मैंने √3 को एक अपरिमेय संख्या मान लिया, यानी कि रैशनल नंबर मान लिया, तो आपको ये पता है कि जो √3 है उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, फिर p/q की फॉर्म में होना चाहिए अगर कोई परिमेय संख्या है ना। तो हम क्या लिख लेंगे, √3 बराबर p/q। अब एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ से, अब पॉइंट, कि जो p/q है वो एक को प्राइम नंबर है। यहाँ पे हम जो p/q को देख रहे हैं, p/q, p और q जहां सह अभाज्य संख्या है, अगर p और q सहभाज्य हैं, यानी कि मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, आपको दिक्कत ना है, को प्राइम नंबर है p और q। और आप जानते हैं कि रैशनल नंबर में क्या होता है कि q जो होता है वो क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब दिक्कत ये होगी यहाँ प्रॉब्लम की भी है, ये को प्राइम नंबर क्या है। तो देखिए जरा हम शॉर्टली समझ लेते हैं को प्राइम नंबर क्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा और दूसरा ना हो, है ना, वो क्या होती है, को प्राइम, यानी कि सहवाल संख्या। देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 2/3, अब इसका एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर तो नहीं है, क्या दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं 2 की गुणनखंड 2 को तोड़ूं तो 2 × 1 में टूट सकता है, 3 को तोड़ूं तो 3 × 1, यानी कि जो 2/3 जो है वो क्या है, एक को प्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य संख्या है। और देखिए जरा, ऐसा नहीं कि लगातार कोई भी हो सकता है, जैसे आप देखिए 7/5 देखिए, 7/5 देखिए, है ना, 7/5 देखिए, तो ये इनका भी एक कॉमन फैक्टर अगर निकल के आएगा तो वो एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं आएगा। वो संख्याएं क्या कहलाती है, सहअभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर। कोई भी हो सकता है, जैसे हो सकता है 9 और 5 हो सकता है ना। सिर्फ बस इतना सा याद रखिए, वह संख्याएं जिसका दोनों संख्याएं 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं,
उनका कॉमन फैक्टर जो है यानी कि जो ओवेनेस्ट जो गुणनखंड है वो क्या आना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा कोई ना होना चाहिए, वो क्या होगी सहअभाज्य संख्या। एक से ज्यादा होगा तो वो प्राइम नहीं होगी, बस इतना सा आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जो p व q है वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू आपको आखिरी में पता चलेगी, इसलिए आप ध्यान रखें ये p व q है वो क्या है, p व q जो है वो सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए इस बात पे, तो ये हमने मान लिया है, तो अब देखिए ठीक है। अब हम क्या करें, दोनों साइड वर्ग करते हैं, है ना, बोथ ऑफ साइड वर्ग स्क्वायर, वर्ग करने पर दोनों साइड बोथ ऑफ साइड वर्ग, ठीक है। तो जैसे ही मैं वर्ग करता हूं तो ये √3, पहले थोड़ा इसे सॉल्व भी कर सकते हैं हम चाहे तो, लेकिन हम कर लेते हैं वर्ग। देखिए इसे 3 का स्क्वायर बराबर p² हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, √3 जो है यानी कि जो रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा। अब कैसे कट जाएगा वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी संख्या को दो बार लिखो, ठीक है। अब दो बार लिखेंगे तो एक रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, इसको कितना हो जाएगा 3 × 3, तो 3 से एक तो बाहर आ जाएगा, तो आपका इस हिसाब से आप डायरेक्ट इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ रफ में मैंने समझा दी। तो देखिए यार, इससे ये कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 बराबर p² / q², ठीक है। अब मैंने इसको उधर पहुंचा दिया, शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा q² बराबर p²/3, इसको आप समीकरण यहां से 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो q जो है वो क्या है, पूर्णांक है, चूंकि q² q एक पूर्णांक है। अगर q एक पूर्णांक है तो q² भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा, q² भी एक पूर्णांक होगा। और अगर q² एक पूर्णांक है तो p²/3 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, p²/3 भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए जरा यहां से जो q² बराबर p²/3 जो है, अब मैंने देख लिया q एक पूर्णांक है तो q² भी एक पूर्णांक होगा, है ना। ये q है, आप जी मत समझ लेना। अब देखिए जरा, तो हमारी 1.3 जो प्रमेय है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर जो 3 है अगर p² को विभाजित करता है तो जो 3 है वो p को भी विभाजित करेगा, है ना। यही तो हमारी थ्योरी कहती है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रमेय 1.3 के अनुसार के जो है वो 3p² को विभाजित करता है, अगर 3 जो है वो p² को विभाजित करता है यानी कि डिवाइड करता है, तो जो 3 है वो p को भी विभाजित करेगा, ये हमने प्रमेय में देख चुके हैं, है ना। तो ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये प्रमेय कह रही है ना कि 3 अगर p² को विभाजित करता है, हमने आगे समझी लिया उसको। अब देखिए आगे, तो ऐसा लिख सकते हैं कि p/3 बराबर, अब देखिए दोनों पूर्णांक है यानी कि दोनों क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर है तो ये p3 जब जो p को विभाजित करता है तो अगला वाला जो नंबर आएगा वो इंटीजर ही आएगा, ये भी बात है। पूर्णतः विभाजित करता है तो क्या हुआ, हम k मान सकते हैं। अब ये नंबर जो k माना हमने, आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, k मान सकते हैं, p तो हमारा है इसलिए p नहीं, m मान सकते हो, c मान सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। तो हम k1 मान लेते हैं, ठीक है। जहां k क्या है, k एक पूर्णांक है,
ठीक है, K1 एक पूर्णांक है, तो ये हम यहाँ पर। अब देखिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P बराबर 3K1, ठीक है, तो ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए जरा, P की वैल्यू जो है हम समीकरण 1 में पुट करते हैं, यानी कि रख देते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब मैंने P का मान समीकरण 1 में रखा तो क्या हो जाएगा, आप यहां से देखिए जरा, तो देखिए ये है समीकरण 1, तो यहां से हमने रखा, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3k1 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, k1 स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3k1 स्क्वायर अपॉन 3, आप कुछ बताइए नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहाँ पे फिर हम यही लिख देंगे, बिल्कुल सेम है ना। अब यहाँ लिख देंगे हम k जो है, k1 क्या है, पहले हम बता चुका हूं, k1 क्या है, k1 एक पूर्णांक है, ये आपको पता ही है। अब k1 एक पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा, एक पूर्णांक होगा, और जब k1 एक पूर्णांक है तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक है ना। तो यहां तक आ गया समझ में आपको, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी जगह का एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें मिटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या, चलो, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आप जगह की एडजस्ट करेंगे, तो आपको यहां तक समझ में आया, जो है k पूर्णांक है, k1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, और q अगर k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, ऐसे ही समझना। तो यहां से हम इसको मिटाना पड़ेगा, समीकरण 2 आपको मैं लिख देता हूं, पर याद रखिए बस यहां से इसका काम, तो ये समीकरण 2 जो हमारा क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, q स्क्वायर समीकरण 2 कहां है, नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप समीकरण 3 मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है हमारी प्रमेय अनुसार कि जो है इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लें, तो k1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा, इसको मान लो आप समीकरण 3, तो देखिए जरा, अब यहां से हम प्रमेय अनुसार देखते हैं, चूंकि चूंकि भले ही क्या है कि k1 क्या है, एक पूर्णांक है, वो मैंने लिख दिया है, k1 एक पूर्णांक है, k1 स्क्वायर, जब k पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और k1 स्क्वायर जब पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब देखिए अगर 3 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है,
जब 3 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो 3 है वो q को भी विभाजित करेगा, यानी कि डिवाइड करेगा, है ना। जब 3 को q विभाजित करेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं q/3 बराबर, अब की बात क्या माने, k2 मानते हैं, जहां k क्या है, k2 क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक। अब देखिए ना, इसको हम निकाल लेते हैं यहां से, क्या हो जाएगा, q बराबर, इसको उधर कौन सा पक्षांतर करते हैं, क्या हो जाएगा 3k2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखिए जरा समीकरण 1 और 2 को देखिए जरा, समीकरण 2 और 4 को, है ना। समीकरण 2 क्या है हमारा, p बराबर 3k1, और समीकरण हमारा 4 क्या आ रहा है, q बराबर 3k1, तो ये तो हमारा विरोधाभास हो गया, यानी कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट हो जाता है कि हमने जो पहले देखा था कि p और q जहां सहआवाज है, तो सहआवाज है यानी को प्राइम है, उसका मतलब क्या है, उसका केवल और केवल एक एचसीएफ उसका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी कि ओवेनिस्ट जो गुणनखंड वो एक होना चाहिए। लेकिन समीकरण 2 और 4 से ये स्पष्ट हो जाता है कि p और q है उसके एक से ज्यादा गुणनखंड है, यानी कि 3 जो है उसका ओवेनिस्ट गुणनखंड है, इसलिए हमारा पहले जो पूर्व कथन था वो गलत हो जाता है, यानी कि विरोधाभास हो जाता है, कि हम लिखेंगे विरोधाभास हो जाता है कि जो p और q है वो सहआवाज नहीं है, और सहआवाज अगर नहीं है तो ये हमारा पूर्व कल्पना है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, और जो हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना था वो भी गलत हो जाती है हमारी, क्या हो जाता है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लिख भी देते हैं। आपको एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, बाकी समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, तो हम लिख देते हैं, क्या लिखें, लिख देते हैं समीकरण 2/4 से स्पष्ट हो जाता है कि p व q के 3 p व q का 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है ना। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हमने पूर्व में क्या माना था कि जो p व q है वो सहआवाज है, और सहआवाज है दो प्राइम है, तो उनका फैक्टर जो क्या है वो एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समीकरण 2 और 4 को देखने पर जो 3 को दिख रहा होगा आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो इसलिए हमारा जो पूर्व कथन है वो क्या हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है उसमें, है ना। जब विरोधाभास हो जाता है तो हम लिखेंगे कि पूर्व की गई कल्पना, पूर्व में की गई कल्पना गलत है, और जब पूर्व में की गई कल्पना गलत है तो जो हमने माना था √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब जब √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हुआ, जो है वो √3 जो क्या है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है वो इतना लिखना पड़ेगा, आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये करते हैं हम नेक्स्ट सवाल, इसके बाद है ना अगला पैटर्न देखते हैं।